हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन एडवर्ब की। ठीक है, बेस्ड ऑन एडवर्ब सिंटेक्स पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि जो शब्द क्या करते हैं कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी एडजेक्टिव या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, जो एडवर्ब होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरह के सारे हमारे एडवर्ब होते हैं। तो जब आप एडवर्ब को डीपली पढ़ेंगे तो आप 10 काइंड्स पढ़ेंगे इसमें। लेकिन आज हम लोग सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो एडवर्ब के सिंटेक्स का पहला नियम है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये तीनों ही आ जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्ब का एमपीटी का क्रम लिखते हैं। एमपीटी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मैनर्स लिखते हैं, फिर प्लेस लिखते हैं और फिर टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, आई हैव रीड दिस बुक क्लियरली नाउ हेयर। ठीक है, तो देखिए क्लियरली यहाँ पे क्या है, मैनर हो गया, नाउ हो गया टाइम, और ये हो गया हमारा प्लेस। तो यहाँ पे तीनों ही हमारे एडवर्ब आ गए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एमपीटी का रूल लगा देंगे, यानी कि पहले मैनर लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है कि येट जो है ये हमारा एडवर्ब है, यानी कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि येट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो येट हमारा एडवर्ब है और इसका यूज़ जो होता है वो सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल कहना है ही हैज़ रिटर्न येट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे येट आ गया सेंटेंस में। ठीक है, बट सेंटेंस यानी कि येट का जो यूज़ होगा ये क्या होगा कि सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव बना देंगे या तो इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट रिटर्न येट या हैज़ ही रिटर्न येट। नेक्स्ट आता है ऑलरेडी, जिसकी मीन्स होता है पहले ही। इसका यूज़ होता है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपको सेंटेंस दिया हुआ आई हैव नॉट डन द वर्क ऑलरेडी, यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव बना देंगे। नेक्स्ट आता है बिफोर या एगो, दोनों की मीनिंग होती है पहले। बिफोर का यूज़ जो होता है वो पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है, जबकि एगो का यूज़ जो होगा वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं होता है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं होता है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ही होता है। फॉर एग्जांपल कह रहा है आई हैव विजिटेड दिस प्लेस एगो, तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ हैव विजिटेड दे दिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का यूज़ ना होकर के बल्कि बिफोर का यूज़ होता है, तो एगो की प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, बिफोर यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटली या जस्ट नाउ, जिसकी हिंदी होती है शीघ्र। प्रेजेंटली का जो यूज़ होता है वो फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, और जस्ट नाउ का यूज़ होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है। जैसे कह रहा है आई शैल गो जस्ट नाउ, तो देखिए यहाँ पर शैल आ गया, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जस्ट नाउ दे रहा, तो जस्ट नाउ किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट नाउ की प्लेस पर प्रेजेंटली यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी मच। जो वेरी मच होते हैं इसका यूज़ होता है मतलब मोस्टली, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और निगेटिव वेरी मच की बात करें तो वेरी मच जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और जो मच होता है वो निगेटिव में यूज़ करते हैं। जैसे आई डिड नॉट लाइक हिम वेरी मच, तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया, और निगेटिव सेंटेंस में वेरी मच नहीं यूज़ करके बल्कि मच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मच और वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, पर दोनों में अंतर ये है कि मच के पहले द लिखते हैं और वेरी के बाद लिखते हैं द। ठीक है, इसे कह रहा है राम इज़ द वेरी बेस्ट बॉय इन द विलेज, तो वेरी आ गया, तो वेरी और मच दोनों का यूज़ क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वेरी आएगा तो द का यूज़ क्या करेंगे, वेरी के बाद करेंगे, और अगर मच आएगा तो मच का यूज़ क्या करेंगे, मतलब मच के यूज़ से पहले द का यूज़ है। जैसे कह रहा है राम इज़ द वेरी बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे द वेरी कह रहा है, तो वेरी की प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, मच का यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, राम इज़ मच द बेस्ट बॉय। नेक्स्ट आता है एल्डर और ओल्डर का यूज़। देखिए एल्डर और ओल्डर दोनों ही क्या होते हैं कि मतलब बड़े व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि परिवार के सदस्य, यानी कि जिसे कहते हैं वो मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के लिए एल्डर और ओल्डर दोनों यूज़ करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि अगर एक ही परिवार के सदस्य के बारे में डिफाइन किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम लोग एल्डर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर किसी अदर परिवार यानी कि समाज के किसी सदस्य के बारे में बात किया जा रहा हो वहाँ पे हम लोग ओल्डर का यूज़ करते हैं। जैसे कह रहा है सोहन इज़ माई ओल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे सोहन का क्या है, भाई से रिलेशन शो कर रहा है, एक ही परिवार सदस्य को डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पे ओल्डर की जगह क्या आ जाएगा, एल्डर ब्रदर आ जाएगा। अब देखिए आपके एडवर्ब के भी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स कंजक्शन के अंतर्गत आपकी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज आती है। ठीक है, तीनों ही क्लॉज के कंजक्शन की जो स्पेशल रूल है उस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आता है जैसे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में आया हुआ एंटीसीडेंट, यदि सजीव है तथा कंजक्शन सब्जेक्टिव केस में है तो कंजक्शन जो के लिए हु का यूज़ करते थे। जैसे कि आई मेट अ गर्ल विच वॉज सो ब्यूटीफुल, तो देखिए यहाँ पे गर्ल लिखा है, एंटीसीडेंट है, ये लिविंग बीइंग है, और यहाँ पे जो कंजक्शन दिया हुआ है जो ये मतलब कि सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया है, तो लिविंग बीइंग्स के लिए यानी कि लिविंग बीइंग्स एंटीसीडेंट होगा,
तो जो के लिए विच नहीं यूज़ करके बल्कि हु का यूज़ कर देंगे। सेम मेथड अगर मान लीजिए एंटीसीडेंट हमारा नॉन लिविंग होता तो फिर हम लोग हु की प्लेस पर विच यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए कंजक्शन ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक है, और एंटीसीडेंट क्या होगा, सजीव होगा तो हुम का यूज़ कर देंगे, निर्जीव होगा तो विच का यूज़ कर देंगे। जैसे कह रहे हैं दिस इज़ द बुक हुम यू आर सर्चिंग, ठीक है, तो यहाँ पे बुक हमारे क्या एंटीसीडेंट है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो हुम की प्लेस पर क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत विच या दैट से की जाती है। जैसे कह रहा है शी इज़ द बेस्ट सिंगर हुम आई हैड एवर सीन, तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ उसमें सुपरलेटिव डिग्री दिया रहा है बेस्ट सिंगर, तो वहाँ पे क्या होगा कि हुम की प्लेस पर विच या दैट का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में ऐसे प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो रहा हो जो हु या वर्ड से शुरू हो रही हो तो एडजेक्टिव क्लॉज दैट से शुरू होगी। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस जो दिया हुआ प्रिंसिपल क्लॉज को वो इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, और इंट्रोगेटिव भी क्या होगा आपका हु या वर्ड से स्टार्ट हो रहा, हु से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, या हुम से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे हुम की प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब वाक्य में दो एंटीसीडेंट का यूज़ हुआ होगा, जिससे एक व्यक्ति तथा दूसरे जानवर को व्यक्त किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो भी कंजक्शन आता है वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कह रहा है कि द बॉय एंड हिज डॉग हु इंटर्ड इन द टेम्पल वर कॉट बाय द पुलिस, ठीक है, तो देखिए बॉय और डॉग यहाँ पे एक पर्सन के बारे में डिनोट कर रहा है, दूसरा हमारा जानवर के बारे में डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हु की प्लेस में हम लोग दैट का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्दो के साथ, ऑल्दो के लिए मतलब यद्यपि के लिए ऑल्दो यूज़ करते हैं और फिर भी के लिए हम लोग कॉमन नहीं यूज़ करते बल्कि येट का यूज़ कर देंगे। जैसे कहते हैं ऑल्दो ही इज़ रिच बट ही डिड नॉट हेल्प पुअर, तो बट की प्लेस पर क्या जाएगा, येट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कंजक्शन इफ़ में जो एडवर्ब क्लॉज होगी या जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी तो दोनों ही फ्यूचर टेंस में होगी, तो एडवर्ब क्लॉज हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में जाती है और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर के उसी टेंस में करते हैं। जैसे कह रहा है इफ़ यू विल हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी, देखिए यहाँ पे कंजक्शन इफ़ है और एडवर्ब और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों ही क्या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो जो एडवर्ब क्लॉज होगी उसका ट्रांसफर हम लोग प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में कर देंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ़ यू हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी। नेक्स्ट आता है अनटिल और अनलेस का यूज़ होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कहता है वेट हियर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न, ठीक है, अनटिल का ऑलरेडी सेंस नेगेटिव में जाता है यानी कि जब तक नहीं होती इसकी मीनिंग तो नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर और बिफोर, ये जो सेंटेंस होते हैं एडवर्ब क्लॉज के उसमें जो ट्रांसलेशन होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज का वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन दिया हुआ है बिफोर, तो यहाँ पे आपका जो भी एडवर्ब क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगी, यानी कि पेशेंट डाइड ना होगा बल्कि पेशेंट हैड डाइड आ जाएगा। इसी के भी आपकी एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस के, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होगा कि दो सेंटेंस किसी कंजक्शन के द्वारा कंबाइंड होंगे बट दोनों ही क्या होंगे अपने अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। सबसे पहले कंजक्शन की स्टार्टिंग करते हैं एंड से, कि अगर मान लीजिए एंड से कंजक्शन यानी कंजक्शन एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, ठीक है, दो हेल्पिंग दो सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं, तो अगर सेंटेंस जुड़ा होगा या ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो कोई स्पेशल रूल नहीं लगाते हैं, बट अगर मान लीजिए कंजक्शन एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर ना करके बल्कि प्लूरल आती है। फॉर एग्जांपल कह रहा है मोहन एंड सोहन इज़ डूइंग देयर वर्क, तो देखिए यहाँ पे मोहन और सोहन दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, तो इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्केर्सली और हार्डली के साथ व्हेन या बट का यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कह रहा है स्केर्सली हैड ही रीच देयर एंड हिज फ्रेंड वेंट आउट, तो देखिए स्केर्सली के साथ क्या होगा, व्हेन या बट का यूज़ होगा, तो एंड की प्लेस पर क्या करेंगे हम लोग, व्हेन का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉट, इन सब के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे कह रहा है नॉट ओनली ही बट आल्सो यू हैज़ डन इट, तो हैज़ ना करके बल्कि सेकंड सब्जेक्ट यानी कि यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा हैव। नेक्स्ट आता है बोथ एंड से, अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे कह रहा है बोथ ही एंड यू हैव गॉन देयर, ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा दे रहा है ही, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो ही के अकॉर्डिंग आएगी, हैव की प्लेस पर क्या जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एज वेल एज से, अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी। जैसे कहते हैं मोहन एज वेल एज सोहन इज गोइंग टू होम, तो मोहन और सोहन ये दोनों ही क्या एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इसमें प्लूरल आएगी। तो ये आपके कंपाउंड सेंटेंस की सिंटेक्स थी, ठीक है, इसके भी आप पर आपके ये एक्सरसाइज दिया वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल के भी आप पर, आर्टिकल का मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड हमारा क्या होता है वोवेल से स्टार्ट होता है,
बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो वहाँ पे वॉवल यानी कि जो वॉवल वर्ड होगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन की प्लेस पर ए का यूज़ कर देते हैं। सेम जस्ट अपोजिट नियम आ जाए कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो कॉन्सोनेंट में भी क्या होगा कि आर्टिकल ए की प्लेस पर एन का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि यदि कोई शब्द वॉवल से शुरू हो तो आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं ना कि बुक के साथ ए लगा देते हैं, एप्पल के साथ एन लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है कि द्रव पदार्थ, भोजन तथा खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, एक प्ले का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा कि दा का यूज़ जो होगा, दा का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसकी चर्चा 2 बार हुई हो, ठीक है। और इस प्रकार दा पीछे की ओर मुड़ता है, अर्थात पूर्व चर्चित नाउन की ओर देखता है। जैसे कह रहा है कि आई हैव एन एप्पल इज़ स्वीट। देखिए यहाँ पे एप्पल को 2 बार डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एप्पल से पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सेकंड वाले एप्पल से पहले हम लोग दा का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ा था आप लोगों ने कि दा का यूज़ होगा नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, समूह, प्रांत, देश, भौगोलिक नाम, धार्मिक पुस्तक या चारों दिशाओं के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गंगा एक क्या होली रिवर, तो उसके पहले दा का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपको सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले दा का यूज़ होता है। जैसे हाईएस्ट के पहले दा आ जाएगा। ऑल और बोथ के बाद होल के पहले तथा होल के पहले दा का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ऑल, बोथ, फिर कहते हैं ऑल गर्ल्स हैव गॉन देयर, तो ऑल के बाद क्या होगा, दा का यूज़ कर देंगे, ऑल द गर्ल्स हैव गॉन देयर। नेक्स्ट आएगा कि देशों के नाम के पहले तो शरीर के अंगों के पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे राम हिट हिम इन हेड, तो क्या हो, राम हिट हिम इन द हेड, ठीक है, यानी कि शरीर के अंगों के पहले दा का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है यदि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज़ होता है तो दा का उपयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल के पहले, यानी ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट, ठीक है। तो मोस्ट के पहले क्या होगा, दा का यूज़ कर देंगे। क्या हो जाएगा, शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डिनल के पहले दा का यूज़ कर देंगे। जैसे सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक, तो सेकंड हमारा क्या, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो उससे पहले क्या होगा, दा का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन के नाम के पहले नाम जो कि 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि एक शब्द जो कि किसी स्थान, व्यक्ति का नाम होता है, तो इसे नाम से पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो इंदिरा गांधी ये क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसके पहले क्या होगा, दा यूज़ कर देंगे। लास्ट होता है किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कहता है ही लिव्स इन द आगरा, तो आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए यही ग्रेट पर्सन होगा, ठीक है, ग्रेट पर्सन नेम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नेम के पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। अब आपके आर्टिकल के भी यहाँ पर ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा। आपकी सिंटेक्स कम्प्लीटली फिनिश हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।